हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से वीएस कोड का यूज़ करके। इसके थ्रू हम लोग अपना पूरा सीएसएस जो है उसे पूरा मास्टर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में पूरा बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देन हम लोग एडवांस क्वेश्चन देखेंगे सीएसएस के। एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। मीन्स के जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, जो भी उसके आंसर है, उसे डायरेक्टली मैं आपको वीएस कोड पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। एंड लास्ट में आपके इंटरव्यू क्रैक करने की कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस लाने का और इस तरह के कंटेंट बनाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक सीएसएस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज सीएसएस एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। सीएसएस क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो सिंपल आप यहाँ पे बता सकते हो, सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो यूज किया जाता है एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर स्टाइल ऐड करने के लिए, जैसे कि कलर, फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें हम लोग सीएसएस के थ्रू करते हैं। तो एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। सीएसएस इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू ऐड स्टाइलिंग टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट to look our web page more attractive. It controls layout, color, fonts and other visual aspect of a web page. हम लोग जो भी HTML एलिमेंट ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, बटन, उन सबको स्टाइल करने के लिए, उसके अंदर कलर ऐड करने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, कुछ एनिमेशन ऐड करने के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, What are the different ways to include CSS in a web page? CSS को अपने वेब पेज में ऐड करने का कौन कौन सा डिफरेंट तरीका है। तो आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट होता है हमारे पास इनलाइन CSS, जो कि HTML एलिमेंट के अंदर ऐड किया जाता है विद यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। सेकेंड होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम लोग ऐड करते हैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके। लास्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, एक्सटर्नल CSS में हम लोग एक सेपरेट CSS फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन .css होता है, और फिर उस फाइल को हम लोग लिंक टैग के थ्रू अपने HTML फाइल में लिंक करते हैं। ये तीन तरीका होता है CSS को अपने वेब पेज में ऐड करने का, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और किस तरह से ऐड किया जाता है ये भी मैंने बताया आपको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ अ CSS रूल। CSS जो हम लोग लिखते हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जैसे कोई हमने क्लास दिया है तो डॉट, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लास इस तरह से, देन यहाँ पे स्टार्ट होता है करली ब्रेसेस, और यहाँ पे फिर जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों को ऐड करनी है वो, तो फिर यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग वैल्यू, देन करली ब्रेसेस क्लोज। तो यही सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हो, CSS रूल कंसिस्ट ऑफ ए सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड ए वैल्यू। इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिखा है, ये देख सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाया, वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। सेलेक्टर कुछ भी हो सकता है आपका, क्लास, आईडी, टैग, एलिमेंट। ये होता है CSS का सिंटेक्स। आगे बढ़ते हैं वीडियोस में, इसे यहाँ से पहले इरेज करते हैं पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी सेलेक्टर। Class can be used multiple times on a page, while ID is unique and can only be used once per page. तो क्लास जो होता है, हम लोग मल्टीपल एलिमेंट के लिए सेम क्लास का यूज कर सकते हैं, बट आईडी जो होती है, आईडी यूनिक होती है। आपको पूरे वेब पेज में जितनी भी आईडी ऐड करनी है आप कर सकते हो, बट सारे आईडी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि दो आईडी सेम नाम से आपने दे दिया, तो वो चीज़ नहीं होता है। इसे आप समझ सकते हो बेटर एक क्लासरूम का एग्जांपल लेके, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, वो आईडी होती है। दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है, दो स्टूडेंट का सेम क्लास हो सकता है, ये होता है। और
आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि CSS में क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है और आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉक्स मॉडल इन CSS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि सारी CSS के अंदर सारी चीज़ें इस पे ही डिपेंड होती है, एलिमेंट पे, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो बॉक्स मॉडल के अंदर ही आती है सारी चीज़ें, तो ये आपसे पूछा ही जाएगा व्हाट इज़ द बॉक्स मॉडल इन CSS। तो यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो आप, ये जो पूरा इमेज है यही हमारा एक्चुअली बॉक्स मॉडल होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, कंटेंट है, कंटेंट के बाद ये जो ग्रे दिख रहा है पूरा गैप, ये पैडिंग है, और ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है ये है बॉर्डर, और लास्ट में ये जो पिंक एरिया ये मार्जिन है। अभी इतना समझ में आया। अभी देखते हैं डेफिनेशन। A box model consists of content, padding, border and margin. It defines how elements are structured and spaced. सेम वही चीज इस इमेज के अंदर भी दिखाया गया है। तो आप बोल सकते हो बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ इस कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, इन सबको मिला के बॉक्स मॉडल बनता है। ये डिफाइन करता है कि एक कंटेंट किस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है आपके वेब पेज पे और क्या स्पेस ले रहा है। ठीक है, अभी मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग आगे, क्या आपने पढ़ी भी होगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। पहले हम लोग ये बॉक्स मॉडल देखते हैं। मार्जिन कहाँ पे है, ये पिंक वाला स्पेस, चारों साइड ये पिंक स्पेस है, ये मार्जिन है, और कंटेंट के बाद ये जो ग्रे एरिया है ये पैडिंग है। अब इसका डिफरेंस क्या हुआ, मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड एन एलिमेंट, पैडिंग इज द स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर। तो इसे आप अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हो। मार्जिन जो होता है वो स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर भी बोल सकते हो आप या कंटेंट बोल सकते हो। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर का जो एरिया होता है, इसके बाहर से अगर हमें स्पेस देना है तो मार्जिन का यूज करते हैं, और कंटेंट और बॉर्डर, एक रहा कंटेंट, ये रहा बॉर्डर, इसके बीच का जो एरिया होता है ये होता है पैडिंग। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर CSS स्यूडो क्लासेस। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज भी होता है वेबसाइट डिजाइनिंग के टर्म। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है स्यूडो क्लास का जब भी हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, पहले तो यहाँ पे ये सारे स्यूडो क्लासेस आप देख सकते हो, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, ये सारे स्यूडो क्लासेस है। अभी यहाँ पे क्या है आंसर, स्यूडो क्लास आर यूज्ड टू डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट सच एज होवर, फोकस एंड चाइल्ड। आप लोगों ने होवर बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग इस होवर क्लास का। ये कब परफॉर्म होता है, जब भी हम किसी बटन या किसी एलिमेंट पे कर्सर को लेके जाते हैं तो ये स्यूडो क्लास ऐड करते हैं, होवर। ठीक है, वैसे ही फोकस होता है, एनएक्स चाइल्ड होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जो आपको यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हो। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एनएक्स, एक्टिव, ये लिंक पे हम लोग ऐड करते हैं, ये भी लिंक पे ऐड करते हैं, विजिटेड, ये सारे स्यूडो क्लास होते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रूल इन CSS। क्या है इम्पोर्टेंट रूल, ये देख सकते हो, इम्पोर्टेंट ओवरराइड्स ऑल अदर स्टाइल्स एंड इज यूज्ड टू इन्फोर्स अ स्पेसिफिक स्टाइल। बेसिकली इट चेंज द CSS डिफॉल्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट का यूज किया जाता है जो भी डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है ना CSS के अंदर। जैसे हमने देखा इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर हम एक ही एलिमेंट पे तीनों ऐड कर रहे हैं, इनलाइन भी ऐड कर रहे हैं, इंटरनल भी ऐड कर रहे हैं, एक्सटर्नल भी ऐड कर रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी विद डिफरेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा अप्लाई होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो इनलाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद इंटरनल की होती है, उसके बाद एक्सटर्नल की होती है। बट अगर हमें ओवरराइड करना है प्रायोरिटी को, तब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ, तो उसके लिए हम लोगों को आना होगा VS कोड पे। चलिए VS कोड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन किया है, जल्दी से HTML का यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगा लिया मैंने। बॉडी के अंदर सपोज मैंने एक H1 टैग लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब कोडिंग। ये देखो, ये हमारे ब्राउजर पे रन हो चुका है। अभी मुझे एक इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे एक इनलाइन CSS लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्टाइल, और क्या करना है हमें, कलर प्रॉपर्टी ऐड करना। कलर जैसे अभी मैं करती हूँ रेड, चेंज हो गया कलर। अभी सेम यहाँ पे मैं एक इंटरनल CSS ऐड करूँगी, तो इस टैग के अंदर स्टाइल टैग ऐड किया, टैग के थ्रू सेलेक्ट किया H1,
और फिर से यहाँ पे कलर ही ऐड करेंगे और यहाँ पे कलर कर देंगे ब्लू। देखो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये इनलाइन वाला वैल्यू ही ले रहा है, क्योंकि इनलाइन की प्रॉपर्टी इंटरनल से ज़्यादा होती है। अगर हम एक्सटर्नल भी ऐड कर दें तो ये रेडी रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है पहले इनलाइन, देन इंटरनल, देन एक्सटर्नल। अगर मुझे इस प्रायोरिटी को ओवरराइड करना है, मीन्स कि अभी इंटरनल भी ऐड किया है, इनलाइन भी ऐड किया है, मैं चाहती हूँ कि ये इनलाइन ना ले, ये इंटरनल वाला ले, तो ओवरराइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ओके, ये जो वैल्यू ऐड किया था इसके बाद हमें ये ऐड करना पड़ता है इम्पॉर्टेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क देन इम्पॉर्टेंट। अब देखो ये ब्लू वाला आ गया, अब ये रेड वाला नहीं ले रहा है, मीन्स कि अब इनलाइन की प्रायोरिटी ओवरराइड हो गई है इंटरनल सीएसएस से। ठीक है, ये होता है इम्पोर्टेंट रूल। बस इंटरव्यू में पूछा जाता है इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, वरना वेबसाइट बनाने पे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं। अभी वापस से आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। आंसर है डिस्प्ले नन कंप्लीटली रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लेआउट, while visibility hidden hide the element but remain its place। डिस्प्ले नन से क्या होता है, जिस भी एलिमेंट पे हम डिस्प्ले नन लगाते हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है हमारे वेब पेज से, उसका जो स्पेस होता है, जो एलिमेंट का स्पेस होता है वो भी खाली हो जाता है। बट विजिबिलिटी हिडन में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट बस हाइड होता है, वो अपने स्पेस पे ही बना रहता है, वो अपना स्पेस खाली नहीं करता है, बस हाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब ये डायरेक्ट जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आया आपके पास, ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज होता है पोजीशन एलिमेंट पे। चलिए आंसर देखते हैं डायरेक्ट। जेड इंडेक्स कंट्रोल द पोजीशन एलिमेंट व्हेन एलिमेंट गेट कोलैप्स्ड, इट कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, दोज एलिमेंट विल बी एट हायर और टॉप पोजीशन व्हिच जेड इंडेक्स इज हायर वैल्यू। समझ में आया आपको? चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जेड इंडेक्स का यूज उसी एलिमेंट पे किया जाता है जिसपे हम लोगों ने पोजीशन का यूज किया है। तो जब हम दो एलिमेंट पे पोजीशन यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने हीरो सेक्शन में देखा होगा, बैकग्राउंड में एक इमेज होता है, उसके सेंटर में कुछ कंटेंट होते हैं, और वहाँ पे हम लोग पोजीशन का यूज करते हैं। तो क्या होता है, दो एलिमेंट कोलैप्स्ड होते हैं, या तो जो एलिमेंट हमें टॉप पे चाहिए वो बैक में चला जाता है, जो बैक में चाहिए वो फ्रंट पे आ जाता है। तो इसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम लोग जेड इंडेक्स का यूज करते हैं, और जेड इंडेक्स के अंदर हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं नंबर्स में, कितना भी नंबर ऐड कर सकते हो आप 1 से लेके 100 तक में, और जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा, अगर दो एलिमेंट कोलैप्स हो रहा है और सपोज टॉप वाला एलिमेंट बैक पे चला गया है और बैक वाला टॉप पे है, तो जिसका जेड इंडेक्स हम लोग ज़्यादा देंगे वो टॉप पे आ जाएगा, और जिसका जेड इंडेक्स कम रहेगा वो बॉटम में आएगा। ये हमारा बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आंसर इज इनलाइन एलिमेंट डोंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, और ब्लॉक एलिमेंट स्क्रीन की पूरी विड्थ लेता है, तो जो भी हम बाद में एलिमेंट ऐड करते हैं वो न्यू लाइन में स्टार्ट होता है। ये तो हमने HTML में भी देखा था। अभी यहाँ पे एक है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट आर लाइक इनलाइन एलिमेंट बट कैन हैव विड्थ एंड हाइट। इनलाइन ब्लॉक के अंदर इनलाइन का भी प्रॉपर्टी होता है, ब्लॉक का भी प्रॉपर्टी होता है। इनलाइन में क्या होता है, हम लोग हाइट विड्थ वगैरह सेट नहीं कर सकते हैं, बट इनलाइन ब्लॉक के अंदर ये सेम इनलाइन के जैसा ही रहेगा, बट इसके अंदर हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between EM and REM unit? EM is relative to the font size of the parent element। अगर हमने एक div के अंदर कुछ headings ली है या पैराग्राफ लिया है, और div में अगर font size मैंने दिया है और उसके अंदर जो भी heading है, इसके अंदर वो है जो उसका parent element है, उसके font size के relative उसका font size change होता है। While REM is relative to the root elements of font size। REM क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है HTML, और HTML के अंदर हम लोग जितने भी एलिमेंट ऐड करते हैं, जो भी हेडिंग पैराग्राफ ऐड करते हैं, सबका बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ फॉन्ट साइज होता है, तो रेम उसके रिलेटिव का फॉन्ट साइज चेंज होता है।
ठीक है, इसको आप डिटेल में भी देख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट? ये पोजीशन का क्वेश्चन है। तो पोजीशन रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव पोजीशन एन एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन इट रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन इंसेस्टर विथ पोजीशन रिलेटिव और पेरेंट एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव। चलिए इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी H1 ऐड किया था, तो रहने देते हैं। एक डिव लेते हैं, इसमें क्लास देते हैं मेन। इसके अंदर दो डिव लेते हैं, एक में देते हैं क्लास बॉक्स 1 और सेकेंड डिव लेते हैं, इसमें क्लास दे देते हैं बॉक्स 2। ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, फटाफट से इसे हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले मेन को स्टाइल करते हैं। मेन में विड्थ देते हैं सपोज 400 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं 400 पिक्सल। तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि कलर वगैरह तो ऐड नहीं किया है। यहाँ पे कलर दे देते हैं, सपोज रेड ही दे देते हैं। सॉरी, कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट पे अप्लाई होती है इसलिए ये आ नहीं रहा है, हमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना पड़ेगा। ओके, बैकग्राउंड कलर रेड अभी आ गया। अब इसके अंदर जो बॉक्स 1 है बॉक्स 2 है, इसे भी हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ स्टाइल करते हैं। यहाँ पे देते हैं बॉक्स 1, कॉमा देते हैं, फिर देते हैं बॉक्स 2। इस दोनों के अंदर हमें हाइट और विड्थ देनी है। विड्थ देते हैं 100 पिक्सल और हाइट भी देते हैं 100 पिक्सल, बट अभी ये नहीं दिखेगा जब तक हम इसमें बैकग्राउंड नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं सपोज वाइट कलर। तो दोनों डिव के अंदर वाइट ऐड हो जाएगा, बट एक डिव में मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉक्स 2 को सेलेक्ट करते हैं और इसमें कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं येलो। अभी थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देते हैं सपोज 10 पिक्सल की और मेन के अंदर पैडिंग ऐड करते हैं 10 पिक्सल की। पूरा बॉक्स के अंदर मुझे ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट को समझना है। तो ये जो मेन डिव है ये पेरेंट है इस दोनों डिव का। तो अभी ये जो हमारा बॉक्स 1 है, यहाँ पे बॉक्स 1 को सेलेक्ट करती हूँ मैं और इसमें मैं देती हूँ पोजीशन रिलेटिव और यहाँ पे लेफ्ट से में देते हैं सपोज 50 पिक्सल। तो ये देखो ये एक्चुअल पोजीशन से पिक्सल लेफ्ट साइड आ गया। ये इस पूरे डिव के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, ये अपने एक्चुअल पोजीशन से चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ टॉप से 50 पिक्सल ऐड करूँ, एक मिनट, ऐसे अभी आपको क्लियर नहीं होगा, ये हटाते हैं, इसके लिए कमेंट आउट करते हैं। अब ये इस पोजीशन पे, ठीक है, इसका एक्चुअल पोजीशन है। इसे मैं यहाँ पे मैं इसके एक्चुअल पोजीशन को मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये अभी ऐसे ही बना रहेगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ ये टॉप वाला अभी हटाते हैं, लेफ्ट से 50 पिक्सल। देखो ये यहाँ से ही हटा है, टॉप से 50 पिक्सल करेंगे तो ये यहाँ से ही 50 पिक्सल नीचे जा रहा है। तो ये होता है पोजीशन रिलेटिव, जो अपने एक्चुअल पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन चेंज होता है। अभी इस बॉक्स 2 में हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट देखते हैं। इसमें ऐड करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, कोई चेंजेस नहीं है। अभी इसे भी मार्क कर देते हैं, इसे मार्क करते हैं सपोज पिंक कलर से। थोड़ा ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। इसे पिंक किया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, ये अभी तक अपनी जगह पे है। अभी मुझे टॉप से यहाँ पे मुझे देना है सपोज 50 पिक्सल। ये देखो ये बॉक्स के बाहर आ गया, ये जो पूरा रेड वाला मेन डिव है जो पेरेंट है इसके बाहर आ रहा है। ये टॉप से कौन सा टॉप ले रहा है? ये जो रूट एलिमेंट होता है, जो बॉडी होता है, उसका टॉप ले रहा है। ये यहाँ से ये 60 पिक्सल ले रहा है, सॉरी यहाँ येलो तक। एब्सोल्यूट का ये भी एक केस होता है कि जब अगर हम इसके पेरेंट एलिमेंट में पोजीशन रिलेटिव ऐड नहीं करेंगे तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज करता है। बट मुझे चाहिए ये जो इसका पेरेंट है, ये जो पूरा रेड वाला बॉक्स है, इसके अंदर इसका पोजीशन चेंज हो इसके रिस्पेक्ट में। तो इस मेन के अंदर, सॉरी, तो मेन डिव है हमारा, उसके अंदर हमें पोजीशन क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव। अब ये इस पेरेंट के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन चेंज होगा। अब इसका पोजीशन देखो यहाँ से यहाँ हो गया, अब ये ले रहा है 60 पिक्सल।
मीन्स कि ये पूरा रेड वाले बॉक्स में टॉप से 60 पिक्सल पे आ गया। जब इसमें पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया था तो ये बॉडी में 60 पिक्सल ले रहा था टॉप पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ये सब इरेज करते हैं और आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लोट प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर। तो फ्लोट का बहुत ज़्यादा अभी यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ होता था, बट मे बी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोट इज यूज टू पोजिशन एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट ऑफ देयर कंटेनर अलाउइंग टेक्स्ट एंड इनलाइन एलिमेंट टू रैप अराउंड इट। जब पोजीशन वगैरह हमारे पास नहीं था, फ्लेक्स वगैरह डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं थी, तब हम लोग फ्लोट का यूज़ करते थे एलिमेंट को लेफ्ट राइट इस तरह से अलाइन करने के लिए। हम बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बना ही नहीं सकते, बिना इसको यूज़ किए हुए। बना सकते हैं बट अगर इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से हम लोग एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये होता क्या है, आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल पे CSS का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ सकते हो। काफ़ी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग जाके एक बार देखना, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स, क्या होता है ग्रिड, के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सब मैंने बहुत ही एक बच्चे की तरह समझाया है उस वीडियो में। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो वीडियो। तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग देख लेना। अभी आंसर देखते हैं। फ्लेक्स बॉक्स इज डिजाइन फॉर 1 डायमेंशनल लेआउट, रो एंड कॉलम। ग्रिड इज डिजाइन फॉर 2 डायमेंशनल लेआउट। बट इसका मोस्ट जो यूज होता है वो रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में किया जाता है। ये एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसका यूज रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में किया जाता है। ये एक डेफिनेशन हो गया। भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीडिया रूल इन CSS। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। मीडिया रूल इन CSS क्या होता है। द मीडिया रूल इज यूज्ड टू मीडिया क्वेरी टू स्टाइल वेबसाइट बेस्ड ऑन द डिवाइस स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन और ओरिएंटेशन। मीडिया क्वेरी रूल का यूज किया जाता है मीडिया क्वेरी ऐड करने के लिए। मीडिया क्वेरी होता है स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग जब हम वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं तो वो होता है मीडिया क्वेरी, और उसके लिए हम लोग मीडिया रूल का यूज करते हैं। मीडिया क्वेरी को लिखने के लिए @मीडिया में यूज करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। ये आपको हो सकता है बेसिक क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स साइजिंग कंट्रोल हाउ द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट आर कैलकुलेटेड। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरे प्रोजेक्ट देखे होंगे तो हम लोग जब भी यूनिवर्सल सेलेक्टर CSS ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये 3 चीज़ें बाय डिफॉल्ट करते ही है। तो बॉक्स साइजिंग कंट्रोल करता है हाइट एंड विड्थ किसी भी एलिमेंट का। कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट, बट इसे हम लोग चेंज करते हैं इंक्लूड ओनली कंटेंट, व्हाइल बॉर्डर बॉक्स इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन। देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन पे आ गए। ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ट्रांसफॉर्म चेंज द अपीयरेंस ऑफ एन एलिमेंट, एग्जाम्पल रोटेट, स्केल। इसके ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई एक कार्ड है उसे हमें रोटेट कराना है, या फिर जब भी हम लोग उस पर होवर करें तो जूम कराना है, जूम इन इफेक्ट आपने देखा होगा, वो ट्रांसफॉर्म के थ्रू होता है। ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन को यूज करके हम जो हमारा चेंज होता है एलिमेंट का, जो अपीयरेंस चेंज हो रहा होता है, जैसे कि जूम हो रहा है, तो उस जूम को हम लोग स्मूथ बनाने के लिए, एक एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए ट्रांजिशन का यूज करते हैं। ऐसे अगर हम जूम करें, जैसे इस पे कर्सर को लेके जाए तो ये फटाक से ऐसा जूम होके आ जाएगा, बट अगर हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं इस पे तो बहुत ही स्लो मोशन में इस तरह से जूम होके दिखेगा एनिमेशन की तरह। तो यहाँ पे देखो, वाइल ट्रांजिशन मेक दैट अपीयरेंस स्मूथ टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट। ये डिफरेंस होता है ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट। स्यूडो क्लास देखा हमने, अभी स्यूडो एलिमेंट। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते जा रहे हैं। बिफोर स्यूडो एलिमेंट क्या होता है और आफ्टर स्यूडो एलिमेंट क्या होता है। पहले तो स्यूडो एलिमेंट का यूज किया जाता है कंटेंट ऐड करने के लिए एलिमेंट के बिफोर एंड आफ्टर में।
तो ऑब्वियसली बिफोर का यूज़ करते हैं हम लोग टू इंसर्ट कंटेंट बिफोर एलिमेंट कंटेंट, और आफ्टर का यूज़ करते हैं टू इंसर्ट कंटेंट आफ्टर एलिमेंट कंटेंट। कंटेंट के पहले हमें ऐड करना है तो बिफोर का यूज़ करेंगे, कंटेंट के बाद ऐड करना है तो आफ्टर का यूज़ करेंगे। ये होता है सूडो एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VH एंड VW यूनिट। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो VH क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट इज रिलेटिव टू 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट। मीन्स कि अगर हमारे स्क्रीन की हाइट, तो अभी आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है, सपोज इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 100 VH है, तो हम लोग जैसे 100% लिखते हैं ना, हाइट 100%, तो वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 100 VH। वैसे VW होता है व्यू पोर्ट विड्थ इज रिलेटेड टू 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ, और 100 VW लिखेंगे मीन्स कि 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट क्या होता है, हमारा जो स्क्रीन है, जो जितना हमें दिख रहा है वही होता है हमारा व्यू पोर्ट। तो ये एक्चुअली यूनिट्स का क्वेश्चन है, जैसे परसेंटेज होता है, VM होता है, और VH, VW, REM, EM, ये सारे यूनिट्स आप एक बार डिटेल्स में पढ़ लेना, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हमने देखा अभी, जो कि बेसिक और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन था। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन, उसके अंदर भी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी मैं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा मेरे इस चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।